नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का PT 365 विजन IAS। बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। आज हमें पढ़ना है राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए, उसी के उपलक्ष्य में ये सेशन न्यूज़ में आया था, है ना। तो उसी को हम देखेंगे। इसमें देखेंगे संसद, राज्य विधानमंडल एवं स्थानीय सरकार की जो है कार्यप्रणाली। तो इससे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमने जो है इकोनॉमी का PT 365 कंप्लीट कर लिया, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा PT 365 में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का भी सेगमेंट हमारा 2-3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, उसको भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो है NCERT जियोग्राफी का 11th क्लास का 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, 2 चैप्टर तक हो चुका है। भौतिक भूगोल का पर्यावरण है, उसको भी जा कर के आप देख सकते हैं। और हमने जो है करवाया है कॉम्प्रिहेंसन भी जा कर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा जिन लोग को कॉम्प्रिहेंसन में नहीं आ रहा है समझ में, बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है, तो वो जा कर के आप समझ सकते हैं और अपने भाई से पूछ सकते हैं, मतलब मेरे से पूछ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया है ना, अपने भाई की तरह। इसके अलावा मैंने जो है डिविजिबिलिटी रूल भी करवाया है। अगर आप लोग देखेंगे तभी उसके आगे मैं लेक्चर ले आऊँगा, अन्यथा नहीं ले आऊँगा, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि मैं भी इस बार ही एग्ज़ाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मैंने वो पॉलिटी का भी मैंने एक डाल दिया है लेक्चर, और डिस्कशन भी जो भी हमारे ग्रुप में होता है वो भी हम डाल देते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये सब के लिए सब चीज़ सब निःशुल्क है, कोई पैसा वगैरह नहीं लगता हमारे यहाँ। ये चैनल आपका है, चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको ढेर सारा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। जो लोग भी नए होंगे वो हमारे और लेक्चर को जा कर के देख लेंगे ताकि उनको भी पता चल सके कि हम किस तरीके से बताते हैं, क्योंकि मैं एक UPSC एस्पिरेंट हूँ, तो जैसे ही चीज़ें होती हैं वो हम सारा चीज़ें आपको बताते रहते हैं, है ना। क्योंकि इस बारी का एग्ज़ाम मैं भी दे रहा हूँ, अभी तक हमने एग्ज़ाम दिया है, तो इसी विषय पे। और हमने PYQ भी करवाया है, वो भी जा कर के आप लोग देख सकते हैं। आज हमने एक आंसर राइटिंग दिखाया है, अंकित मिश्रा हैं वो दृष्टि IAS में, वो इसमें IAS अधिकारी हैं, उनका मैंने दिखाया कि हिंदी साहित्य में कैसे आंसर राइटिंग को जो है फ्रेम करते हैं, है ना। रोज़ डेली हम एक आंसर राइटिंग दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमने PYQ करवाया है, तो PYQ जा कर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए, तो सुर्खियों में क्या था, तो यही जो है जून 1975 को जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ना, इंदिरा गांधी के द्वारा। उसी को जो है इसमें कहा गया है कि जो है 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। 21 मार्च 1977 तक ये जो प्रभावी रहते लगा हुआ था। इस वर्ष 2025 इस घटना को जो है 50 वर्ष पूरे हो गए, है ना। आपातकाल के बारे में देख लेते हैं, आपातकाल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो भारत में आपातकाल के दौरान अधिकांश जो मूल अधिकारी होते हैं वो निलंबित हो जाती हैं, है ना। और ये निलंबन का जो प्रावधान है ये जर्मनी के वायुमंडल संविधान से लिया गया है। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार कि जो हमारा मूल अधिकार निलंबित हो जाता है आपातकाल के दौरान, तो वो कहाँ किस संविधान से लिया गया, तो ये जर्मनी के वायुमंडल संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान संविधान के जो है भाग किस में दिया है, तो भाग 18 के तहत जो है अनुच्छेद 352 और 360 में उल्लेखित है। भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक जो है 3 बार की गई है, जिसमें हम 1962 का युद्ध देखेंगे जो हमारा चाइना से युद्ध हुआ था। 1971 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो हुआ था एक बार ये आंतरिक आपातकाल जो है इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया था वो, है ना। और आपातकाल के जो प्रकार है उसमें देखो बताया गया है अच्छे से कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद जो है
352 और जो है अनुच्छेद 300 राष्ट्रपति शासन। आपातकाल जो अनुच्छेद जो है ना 360 होते हैं वित्तीय आपातकाल। अब जो है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद जो है 352 में कहा गया है युद्ध या बाह्य आक्रमण बाह्य आपातकाल के समय लगता है। अब और जो है सशस्त्र विद्रोह जो है आंतरिक आपातकाल के समय में लगता है। जैसे सशस्त्र विद्रोह कहीं पे हो गया तो वहाँ पे आंतरिक आपातकाल वहाँ भी लग सकता है ना। सशस्त्र विद्रोह जैसे अपने देश के अंदर में कहीं किसी राज्य में से मणिपुर में इतना हिंसा वगैरह हो गया तो वहाँ पे आंतरिक विद्रोह हुआ है ना, तो इसके वजह से आंतरिक आपातकाल लग गया वहाँ पे। लेकिन जैसे बाह्य युद्ध जैसे ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हो रहा था इस तरीके का, तो अगर इस तरीके का कोई अगर युद्ध हो जा रहा है तो वहाँ पे बाह्य आक्रमण हो रहा है भारत देश के ऊपर ना, युद्ध हो रहा है तो उस पर जो है हम बाह्य आपातकाल लगाएंगे। 300 आर्टिकल 352 लग जाएगा। हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन जो है कई जगह लगता है ना। जो मणिपुर में लगा है वो राष्ट्रपति शासन लगा है, ना कि वो आपातकाल लगा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 लगा है मणिपुर में, जिसमें जो है सांविधिक तंत्र की जो है विफलता मानी गई है। अनुच्छेद 356 के तहत लगता है केंद्र के निर्देशों को उसमें पालन करने में जो विफलता, अगर कोई राज्य जो है केंद्र की बात नहीं मान रहा है, केंद्र जैसे कह रहा है वो अपने मनमानी करना चाहता है या राज्य को अलग लेके भागना चाहता है, तो उस समय जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन लग जाता है 365 के तहत। और वित्तीय आपातकाल होता है कब? अभी तो वित्तीय आपातकाल हमारे यहाँ कभी भी नहीं लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई कभी भगवानकारी स्थिति नहीं आई है और ना ही कभी भगवानकारी स्थिति आए। भारत या उसके जो है किसी भाग की जो है वित्तीय स्थिरता अगर अथवा जो है शाखा को अगर कोई खतरा हो, वित्तीय स्थिति जो है खराब हो रही है तो उस समक्ष में लग सकता है। उसी के बारे में चर्चा की है। इसमें देखो उसके पहलू बताए गए। प्राधिकार, संसदीय जो स्वीकृति और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। प्राधिकार करार इसकी जो है ना राष्ट्रपति कैबिनेट की जो है लिखित सिफारिश के बाद ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है ना। और आपातकाल की घोषणा 1 माह के भीतर जो है संसद दोनों सदनों में अनुमोदन मिलना जरूरी होता है। ये दोनों सदन से इसको अनुमोदित करवाना होता है। इसके अलावा 6 महीने तक जारी रहता है। अगर 6 महीने के बाद अगर आपातकाल को ख़त्म करना है तो ख़त्म किया जा सकता है। अगर बढ़वाना है तो 6 महीने के बाद पुनः जो है इसको मंजूरी लेनी पड़ती है और उसके बाद अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जब लोकसभा भंग हो जाता है तो इसको आपातकाल को लगाने के लिए नई लोकसभा के गठित होने के जो है 30 दिन के भीतर इसे जो है अनुमोदन मिलना अनिवार्य होता है। हालांकि इससे पूर्व जो है इसे राज्यसभा के अनुमोदन मिलना अनिवार्य हो जाता है ना, तो राज्यसभा से इसको अनुमोदन लेना होता है। इसके अलावा हम आवश्यक जो बहुमत है उसकी बात की गई है। तो आवश्यक बहुमत में इसमें जो है विशेष बहुमत अर्थात जो है सदन के जो कुल सदस्यों के बहुमत तथा जो है सदन की उपस्थिति और जो मतदान करने वाले सदस्यों में से ना कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। ये बात याद रखना कि इसको जो है विशेष बहुमत से जो है पारित किया जाता है, ठीक है। और हम देखेंगे इसको रद्द कब किया जाता है। रद्द करने के बाद बताया गया तो आपातकाल को जो है राष्ट्रपति तब कभी जो भी मतलब समाप्त कर सकता है यदि लोकसभा में जो आपातकाल के विरुद्ध में प्रस्ताव पारित हो जाए, है ना। अगर जो लोकसभा है वो कोई प्रस्ताव पारित कर देता है विरोध में तो उसको जो है कभी भी राष्ट्रपति द्वारा समाप्त कर दिया जाता है ना। यह शक्ति जो है राज्यसभा को प्राप्त नहीं कि राज्यसभा ऐसा कुछ कर सके। राज्यसभा को ये शक्ति नहीं है, सिर्फ ये लोकसभा को है। हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में। इस समय जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के समय में तो केंद्र राज्य का संबंध कैसा होता है ना, तो केंद्र राज्य के संबंध के बारे में बात कही गई है। थोड़ा सा हम इसको लाइट बढ़ा देते हैं, है ना। तो कह रहा उस समय लोकसभा और विधानसभाओं का जो कार्यकाल केंद्र राज्य संबंधी की बात कर रहा है ना। तो केंद्र सरकार जो है किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देश दे सकती है और राज्यों के अनुच्छेद 250 के तहत ना संसद जो है राज्य सूची के सभी विषय पे कानून भी बना सकती है। राज्यसभा के जो विषय हैं उस पर कानून बना सकती है और राष्ट्रपति राज्यों और केंद्र के बीच जो राजस्व वितरण में बदलाव भी कर सकती हैं। एक चीज़ और ये नहीं कि आपातकाल खत्म हुआ राज्य सरकार अगर आ गई तो उनके जो मतलब केंद्र सरकार ने कानून जो बनाए होंगे आपातकाल के दौरान उसको हटा सकती, तो ऐसा नहीं हटा सकती। उसमें संशोधन करना होगा, वो धीरे धीरे संशोधन कर सकते हैं, लेकिन तुरंत ये नहीं कि आपातकाल हटा तो जो संसद ने बनाया था नियम वो सारे ख़त्म हो गए, तो वो ख़त्म नहीं हो सकते।
इसके अलावा लोकसभा और विधानसभाओं का जो कार्यकाल होगा उसमें बताया गया संसद कानून बनाकर लोकसभा और जो है राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल प्रत्येक बार जो है 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। हालांकि यह जो है अवधि आपातकाल समाप्त होने के जो है 6 महीने के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मूल अधिकार में भी बताया गया कि अनुच्छेद जो है 359 के तहत जो है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है उसके अतिरिक्त जो अन्य सभी मूल अधिकार है वो निलंबित हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होगा। ठीक है। आपातकाल के दौरान जो है और उसके बाद जो है प्रमुख संवैधानिक संशोधन और सुधार भी, जैसे 39वां संविधान संशोधन, संसद को चुनावी विवादों का निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है इसमें। इसके अलावा सहाय आयोग की बात कही गई तो सहाय आयोग में कहा गया आपातकाल के दौरान हुए दुरुपयोग और जो है ना जातियों की जो है जांच के लिए गठित किया गया। मतलब आपातकाल के दौरान जो चीज़ें होंगी तो 39वां संविधान संशोधन यही कह रहा है कि संसद को चुनावी विवाद का जो है ना निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन सहाय आयोग कह रहा है कि आपातकाल के दौरान, है ना। तो ये जो है 5 चीज़ें दी गई हैं, तो मैं सारा बता देता हूँ। जैसे इसमें ये कहा गया है, जैसे इसमें देखो, जैसे इसमें ये कहा गया कि 1975 में 38वां संविधान संशोधन ये कह रहा है आपातकाल की घोषणा को ना न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया जाता है कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन कई चीज़ों में हो सकती है, जैसे अभी वो बताया है। 39वां संविधान संशोधन संसद को चुनावी विवादों का जो है निर्णय लेने का अधिकार भी दिया है, ये जो है 1975 में। और 1976 में कह रहा है 42वां संविधान संशोधन ये कह रहा है कि व्यापक बदलाव किए गए, जिनमें जो है ना 42वां संविधान संशोधन 1976 में बहुत बदलाव किए गए हैं, जिसमें प्राथमिकता निर्देशक तत्वों को जो है प्राथमिकता देना उसमें, और न्यायिक शक्तियों में कटौती करना, और जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का भी बात कहा गया है। इसके अलावा जो है हम देखेंगे 1976 में जो है सहाय आयोग आता है। सहाय आयोग कहता है कि आपातकाल के दौरान जो दुरुपयोग अगर किसी के साथ में देखो नसबंदी वगैरह हो गया था, बहुत लोग को जबरन नसबंदी, तो ये सारी चीज़ों का अगर जो जाति हो गया तो उस चीज़ों का जो है ना आपातकाल के दौरान देखो अभी बोला 38वां संविधान संशोधन में न्यायिक दायरे के बाहर नहीं आता, तो आपातकाल नहीं आता, लेकिन उस समय जो अगर ज्यादती वगैरह किसी के साथ में कर रहे हो, किसी के साथ में दुर्भावना कर रहे हो, तो मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन कर रहे हो, तो वो ये चीज़ें जो है ना उसकी जांच कर सकता है न्यायालय। और जो है 1978 में कह रहा है 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कहा गया था आंतरिक अशांति शब्द है ना को सशस्त्र विद्रोह से प्रस्थापित किया गया। जो आंतरिक अशांति शब्द है उसी को सशस्त्र विद्रोह में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे पहले किसी का नाम पिंटू था, अब उसका नाम बदल करके रख दिया गया सतीश, है ना, इसी तरीके से, तो वैसे ही प्रस्थापित कर दिया गया। और न्यायिक समीक्षा की शक्ति को जो है बहाल कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे हम आगे देखेंगे तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। पहले एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ लेते हैं, है ना। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से सुने। पहला ऑप्शन ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल को है ना अनुच्छेद 356 में रखा गया है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मूल अधिकार के निलंबन को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तीसरा ऑप्शन ये है कि अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति शासन को रखा गया है। और चौथा ऑप्शन है कि जो है आपातकाल को अधिकतम जो है 6 महीने के भी तक जारी रखा जाता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 सही हैं, केवल 3 सही हैं, सभी 4 सही हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है।
हम पढ़ रहे थे इधर ना 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा दिए गए अन्य बदलाव जो बताया गया वही बताया गया इसमें, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि आपातकाल जो है राष्ट्रपति के आपातकाल की घोषणा करने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो है ना लिखित में सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। आपातकाल की जो घोषणा है ये ना, आपातकाल की जो घोषणा है वो 1 माह के भीतर विशेष बहुमत द्वारा संसद से जो है अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया और अनुच्छेद जो है 359 के दायरा सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ यह होता है कि आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के अपराधों के लिए ना दोषी से संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 तथा जीवन व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल जो है 21 आपातकाल के दौरान लागू रहेंगे, अर्थात इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, ये चीज़ें, ठीक है। अनुच्छेद 358 की बात कहा गया है तो अनुच्छेद 358 के तहत आर्टिकल जो 19 है स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः जो है निलंबित हो जाता है। यह प्रावधान केवल जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय में होता है ना, काल लगे आपातकाल के दौरान लागू के दौरान ये लागू होता है। और संपत्ति का अधिकार को बात किया गया तो संपत्ति का अधिकार जो है सूची को हटा करके अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया, 300 के का में रखा गया। संवैधानिक अधिकार मान लिया गया, स्वतंत्रता अधिकार नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद जो है 357 का ए कहा गया, निरसन का बात का, उसमें निरसन का बात कहा गया है, जिसमें कहा गया केंद्र सरकार जो है ना अनुच्छेद जो है 357 ए के तहत अनुच्छेद जो है ना केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में जो है कानून व्यवस्था के गंभीर स्थिति से निपटने के लिए जो ना केंद्र के किसी भी जो है सशस्त्र बल यानी जो मतलब हमारे फोर्स हैं उनको, हमारे जो सिक्योरिटी हैं उनको जो है अनुमति दे सकते हैं, वहाँ पे बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी हमारे हैं उनको भेज सकते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा लोकसभा कार्यकाल की बात कहा गया है, इसमें लोकसभा कार्यकाल जो है अनुच्छेद जो है 83 और अनुच्छेद 172 में जो है संशोधन करके लोकसभा का जो कार्यकाल है ना वो 6 वर्ष था, उसको घटा करके अब 5 वर्ष कर दिया गया है। और न्यायिक समीक्षा और बहाली की बात कही गई है तो इसमें कहा गया इस संशोधन में न्यायपालिका की जो उस शक्ति को ना वापस बहाल कर दिया गया, जिसके माध्यम से वो क्या करता था कि राष्ट्रपति और जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित विवादों को ना न्यायिक समीक्षा कर सकता था, ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर होगा केवल 3 सही है, बाकी एक ऑप्शन जो मैंने बताया कि आपातकाल जो है 356 में था, आपातकाल जो है 356 में नहीं है। आपातकाल जो है देखो राष्ट्रीय आपातकाल किस में है 352 में और राष्ट्रपति शासन जो है 356 में, ठीक है। हम देखेंगे राज्यों के विधेयकों को जो है स्वीकृति, ठीक है। तो इसमें कह रहा है सुर्खियों में क्यों। अब हम देखेंगे राज्यों के विधेयकों को स्वीकृति, तो सुर्खियों में क्यों, तो इस सुर्खियों में इसलिए था कि उच्चतम न्यायालय ने जो है संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत जो है मांगे गए 16 राष्ट्रपति संदर्भ में अपनी राय दी थी। खंडपीठ ने यही कहा था कि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 200 और 201 के तहत जो है विधेयकों पर अनुमति देने में और निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई समय सीमा लागू नहीं कर सकता, इसीलिए जो है ये सुर्खियों में था। तो 16वें जो है राष्ट्रपति संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय की जो है राय के जो है मुख्य बिंदु थे, जिसमें मानती अनुमति है ना तो संविधान की भावना के अनुरूप है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो है न्यायालय यह मानकर नहीं चल सकता कि कोई विधेयक केवल इसलिए अनुमति प्राप्त मान लिया जाए कि जो है न्यायालय द्वारा तय सीमा समाप्त हो चुकी हो, है ना, तय जो समय सीमा जो न्यायालय ने दिया था वो समाप्त हो चुका हो। ऐसा करना राष्ट्रपति और राज्यपाल के संवैधानिक शक्तियों का न्यायपालिका पर द्वारा आक्रमण होगा। साथ ही यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और संघीय ढांचे के प्रतिकूल है। इसमें कहा गया साथ ही राज्यपाल और राष्ट्रपति विधेयकों को अनिश्चित काल तक जो है लंबित नहीं रख सकते। ऐसा करना संघवाद विधेयकों के कार्य और जो है ना संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन होगा। इसकी सीमित न्यायिक समीक्षा की बात की गई है, जिसमें कहा गया यदि राज्यपाल जो है ना राज्यपाल या राष्ट्रपति जो है दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य करें तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। और न्यायिक समीक्षा केवल जो है प्रक्रिया तक ही सीमित है।
निर्णय के सही या गलत के मामले में इसका विस्तार नहीं है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है इसमें। और जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति को जो है प्रत्येक मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की ज़रूरत नहीं है। इन मामलों में जो है राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक जो है संतुष्टि पर्याप्त है। नोटिस में बताया गया भारत के संविधान जो है अनुच्छेद 163 का 2 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कुछ परिस्थितियों में राज्य का जो है राज्यपाल ना अपने विवेक से निर्णय कर सकता है। और हालांकि इसमें संविधान राष्ट्रपति को जो स्वतंत्र रूप से किसी राज्य के विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार नहीं देता जब तक कि जो है उससे जो है ना पहले राज्यपाल द्वारा आरक्षित और अग्रेसित न किया गया हो। इसमें कहा गया राज्य विधेयकों पर स्वीकृति या मंजूरी देने का बात कहा गया तो इसमें कहा गया है राज्यपाल के विधेयक के लिए राज्यपाल की जिम्मेदारी। भारत के जो अनुच्छेद जो भारत संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल जो है 200 और राज्य विधानमंडल एक विधेयक पारित करता है। राज्यपाल जो है 4 में से कोई एक विकल्प चुनता है ना। सहमति देना एक हो सकता है, विधेयक कानून बन जाता है। और सहमति रोकना, विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है। पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकता है और राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रख सकता है ना। राज्यपाल जो है शीघ्र ऐसा कर सकते हैं। विधानमंडल फिर से जो है पारित करता है। राज्यपाल को अनिवार्य रूप से सहमति देना होगा। राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 और राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए जो है विधेयक आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति जो है ना 3 में से कोई एक कार्रवाई करता है, या तो वो सहमति देता है, या तो सहमति रोक देता है, या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देता है। लेकिन पुनर्विचार करने के बाद ना उसको 6 महीने के भीतर में ही उसको फिर पारित करवाना होता है। अगर उससे लेट करेंगे तो स्वतः रद्द हो जाएगा, कानून नहीं होगा कुछ। राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेता है कि पुनर्विचार विधेयक को जो है सहमति दे सकता है या नहीं। तो सहमति देना या सहमति रोकना उसके हाथ में है। इसमें जो मुख्य अंतर है, राज्यपाल के विपरीत जो है राष्ट्रपति को पुनर्विचारित विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन राज्यपाल को अनिवार्य है। ठीक है, यही बात। तो ये बातें क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये मामला आ गया था तमिलनाडु में। MK स्टालिन साहब ने जो है एक जो है निर्णय लिया था, एक विधेयक पारित किया था। तो बीजेपी की वहाँ पे जो सरकार है केंद्र में, तो यहाँ जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। तो वहाँ पे एक राज्यपाल थे, वो ना बार बार जो है उस विधेयक को हटा देते थे, अपने पास रख लेते थे, ये कह के कि हम इस पर सोच के बताएंगे। और सोच के लेने के लिए उसको रख लिए। तो उस पर अब सरकार कोई कानून बनाना चाहती है राज्य सरकार की जो है, ताकि उसको नियम लागू किया जाए और उसका फ़ायदा हो लोगों को। लेकिन राज्यपाल उसको हमेशा निष्क्रिय और संवैधानिक तरीके से उसको रोक लेता है। तो इसी वजह से मामला आ गया था सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए न्यूज़ में था और इसीलिए ये विधेयक ये चीज़ें आई। ठीक है, तो अब वही चीज़ जैसे बताया कि तमिल राज्य बनाम जो है तमिल राज्य के राज्यपालवाद में ये निर्णय अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, उसका पहलू और विवरण है ना। तो इसमें विधेयक पर जो है राज्यपाल की निष्क्रियता संवैधानिक, इसमें बताया गया आर्टिकल 200-201 के तहत जो है ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, सारा वही ऊपर वाला है। परमादेश रेट निम्नलिखित में से जारी नहीं कर सकता है ना, निजी व्यक्ति, ये चीज़ हो गई। इसमें कुछ और है नहीं, है ना। और जैसे इसमें कहा अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास पूर्ण विवेकाधिकार नहीं है कि राज्यपाल संविधान जो है द्वारा निर्देश मामलों का अतिरिक्त ये चीज़ है ना। उच्च न्यायालय के पास शक्तियाँ जो है अनुच्छेद जल या विद्युत पर जो है कर, तो ये चीज़ें पढ़ लेना, कोई ज़्यादा उस इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अभी हुआ था, क्योंकि हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी थे वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें जो है CP राधाकृष्णन जो है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। इसी के न्यूज़ में रहने का कारण यही है। हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, और मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज कैसे होता है, मतदान कैसे होता है, पर्यवेक्षण कैसे होता है, सारी चीज़ें हम प्रक्रिया वाइज देखते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का बात करके, तो नामांकन जो है उम्मीदवार के नामांकन के लिए जो है 20 प्रस्तावक लगते हैं। जब कोई किसी जैसे कोई भी व्यक्ति हो, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसको 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक चाहिए होते हैं।
साथ ही उसको 15,000 रुपये की ज़मानत राशि लगती है, जो बाद में मिल भी जाती है जब अगर आपको सही ज़्यादा वोट मिलता है तभी। ज़मानत बचाना एक होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो है ज़मानत बचाने की प्रक्रिया होती है कि आप इतना अगर वोट पाओगे तो वो आधार बेस पे आपको पैसा लौटा दिया जाता है, अगर उससे कम पाओगे तो नहीं लौटाया जाता है। ये चीज़ें होती है। मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज होने का प्रमाण पत्र देता है। मतदान का बात कहा गया तो मतदान जो है संसद भवन में होता है, और इसके लिए जो ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं द्वारा प्रदान किए गए एक विशेष जो है पेन का उपयोग किया जाता है। पहली वरीयता का जो है वोट ना देना अनिवार्य होता है। इसके अलावा पर्यवेक्षण में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, राज्यसभा का महासचिव होते हैं, वो वही जो है ना पर्यवेक्षक की नियुक्ति किया जाता है उनको। और जो है चुनाव में पालन किए जाने वाले जो प्रमुख सुरक्षा उपाय हैं उसमें जो है दल बदल दल जो है विरोधी कानून के प्रावधान इसमें नहीं लागू हो सकते हैं। कोई भी दल वाला, जैसे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, किसी को, जैसे बीजेपी के जो सांसद है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी को वोट दे सकते हैं। कोई भी, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, किसी को वोट दे सकता है। इसमें कोई नियम नहीं लागू होगा कि आप उनको दे दिए तो हम अपने पार्टी से ये चीज़ें कर सकते हैं, दल विरोधी कानून के, ये सब कुछ नहीं हो सकता। इनका जो है गोपनीय होता है वो चीज़ ना। तो गोपनीयता का उल्लंघन या जो है अनाधिकृत पिन का उपयोग करने पर जो है वोट अमान्य कर दिया जाता है। और राष्ट्रपति और जो है उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत घूसखोरी या अनुचित प्रभाव के उपयोग के आधार पर जो चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। जैसे मान लो कि अभी किसी के पास अब केंद्र में जो है मोदी सरकार है, मान लो अगर एग्जाम्पल के तौर पे कि अमित शाह ने फ़ोन किया कांग्रेस के सांसदों के पास कि आप वोट दे दो, ना इतना पैसा मैं आपको दे दूंगा। अब ये कल को वोट इनको दे दिए, तो इस आधार पे जो है ना चुनाव को चुनौती दे सकते हैं कांग्रेस वाले कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया है। इसके अलावा नोट बताया गया इसमें कि संविधान में जो 39वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है चुनाव से संबंधित याचिकाओं पर जो है निर्णय लेने के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। इसके बजाय संसद द्वारा गठित एक निकाय जो ना ऐसे चुनाव विवादों को सुलझाने की शक्ति सौंपी गई है। पहले ये चीज़ें ना उच्चतम न्यायालय करता था, लेकिन अभी इसको ना संसद द्वारा एक गठित निकाय बना दिया गया है, एक कमेटी बना दी गई है, वही इन विवादों को सुलझाने का काम करती है। राष्ट्रपति, भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में बात किया गया है। तो उसमें बताया गया है राष्ट्रपति पद के बारे में कि राष्ट्रपति की पद क्या होगी। तो भारत में उपराष्ट्रपति पद जो है देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, और जिसमें बताया गया है संविधान में यह स्पष्ट नहीं है किया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसके दायित्वों का जो है निर्वहन कौन करेगा। पहलू बताया गया है और विवरण बताए गए हैं। पहलू में जैसे पहला दिया गया है अनुच्छेद आर्टिकल जो है 63, और विवरण में यही बताया गया है आर्टिकल 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद जो है, और उसके बाद आर्टिकल 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्रवाई वही करता है ना। और अनुच्छेद जो 65 है वो ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद की ना आकस्मिक रिक्त होने पर, जैसे अगर राष्ट्रपति का पद अभी खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति ही जब तक वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, अनुपस्थिति उनकी जब रहेगी तो सारा कार्यभार कौन देखेगा, उपराष्ट्रपति देखेंगे, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद जो है आर्टिकल 66 दिया है जिसमें कहा गया है चुनाव के बारे में। तो उम्मीदवार के नामांकन के लिए जो 20 प्रस्तावक मैंने आपको बताया और 15,000 रुपये की ये राशि मैंने बता दी। अनुच्छेद 66 के अनुसार जो है मतदान जो है अनुपातिक जो, हाँ ये चीज़ कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इनका जो चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है। ये ना अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली में होता है, जबकि जो संसद वगैरह का चुनाव होता है वो ऐसे होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली में। एकल संक्रमणी मत होता है इसमें। साथ ही ना इस चुनाव में जो है मतदान गुप्त मतदान पद्धति द्वारा होता है ना, कि गुप्त में सब कुछ करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए प्रत्येक मत का जो है मूल्य समर्थन अर्थात 1 होता है।
और जो उपराष्ट्रपति के पद के लिए पात्रता जो है वो कम से कम भारत का नागरिक हो और कम से कम उम्र उसकी जो है ना 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पात्र हो और भारत सरकार किसी जो है राज्य सरकार या किसी स्थानीय अथवा किसी प्राधिकरण के जो के अधीन ना कोई अन्य लाभ पे ना हो कि मतलब कोई ऑफिसर है वो या किसी तरीके का उस तरीके का कोई संवैधानिक पद धारण किया हुआ उसको पहले वहाँ से रिजाइन करना होगा। और अनुच्छेद जो है 67 कहता है कि जो है उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा। उपराष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद न त्याग किया जा सकता है और राज्यसभा द्वारा अपनी जो है कुल सदस्य संख्या के जो है बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा के स्वीकृति के बाद पद से हटाया जा सकता है। मतलब अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा द्वारा जो कुल सदस्य संख्या है ना उसका बहुमत होना चाहिए और इसके माध्यम से लोकसभा की जो स्वीकृति के बाद लोकसभा में भी उसकी स्वीकृति होनी चाहिए कि इनको हटाना है तो हटा सकते। इसके अलावा कार्यकाल की बात की तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद ना नए उपराष्ट्रपति का जो के कार्यभार ग्रहण करने तक जो है ये अपने पद पे बने रहेंगे। जैसे कहने का मतलब आज मैं उपराष्ट्रपति हूँ तो मैंने आज जो है त्यागपत्र दे दिया, लेकिन जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा तब तक मतलब सारा कार्यभार का ये नहीं कि मैं त्याग दिया हूँ तो मैं कार्यभार लेकिन तब तक करना पड़ेगा मेरे को। तो अनुच्छेद जो है 68 की बात कही गई उसमें उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, मान लो त्यागपत्र उन्होंने दे दिया, पदच्युत के कारण हुई पद की रिक्ति को न भरने के लिए यथाशीघ्र चुनाव आयोजित करने का बात कहा गया है। अब देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा स्पीकर का तो बहुत ही मेन मुद्दा उठा हुआ है। तो हम देखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में। तो सुर्खियों में क्या था तो लोकसभा अध्यक्ष ने जो है सदन की कार्यवाही का संचालन करने के लिए जो ना एक सांसद को जो है सभापति की तालिका के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। मतलब जब हमारा चुनाव होता है लोकसभा का, मोदी जी ने जब चुनाव जीता था तो जितने भी मोदी जी के सांसद सब क्षेत्र से जीत के आए थे उसी में से एक व्यक्ति को सभापति या जो है अध्यक्ष के लिए चुना जाता है। और अध्यक्ष की बात जो है ना सर्वमान्य होता है, जैसे एम्पायर नहीं होता, एम्पायर क्रिकेट का, वो जो एम्पायर निर्णय करता है कि ये चीज़ें का जिसको आदेश देगा, जिसको बोलेगा कि आप बोलने जिसका नाम लेगा उसी को देना होगा ना, वही बोल सकता है। बोलने का सबको टाइम देता है, वही निर्धारित करता है कौन कितने मिनट बोलेगा, कैसे चलेगा सदन। ठीक है। तो अन्य संबंधित तथ्य इसमें जिसे बताया गया लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का जो नियम 9 है उसमें बताया कि सत्र के जो है प्रारंभ में अथवा आवश्यकता अनुसार लोकसभा अध्यक्ष जो है ना 10 सदस्य सांसदों को जो है अध्यक्ष के पैनल के रूप में नामित कर सकते हैं। क्योंकि अब देखो पूरा दिन सदन चलता है तो अब एक व्यक्ति कैसे मैनेज कर पाएगा, तो क्या करता है 8-10 सांसदों को ना वो अपने पैनल में शामिल कर लेता है कि एक तो एक हेड होगा, जैसे ओम बिरला भी हेड है, लेकिन जो उनके साथ में ना 8-10 सांसद और होंगे जो बीच बीच में आकर के बैठते रहते हैं, है ना, कार्रवाई को चलाने के लिए। क्योंकि मान लो किसी ने अनुपस्थित हो गया तब। और इसके अलावा उपाध्यक्ष भी होते हैं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो है पैनल में सम्मिलित कोई भी सदस्य सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है, अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं आए हैं तो। लोकसभा अध्यक्ष के पद के बारे में बताया गया तो इसमें अनुच्छेद जो है 93 का है, 93 का आर्टिकल 93, जिसमें लोकसभा अपने 2 सदस्यों को ना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। और जो अध्यक्ष होता है वो जो है सत्ता पक्ष से होता है, जबकि उपाध्यक्ष जो है ना विपक्ष की तरफ से होता है। यह चुनाव राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि पर जो है ना सदन में उपस्थित और जो है मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। पद की जो स्थिति बताई गई है उसमें बताया गया है यही कि लोकसभा अध्यक्ष जो है ना सदन का पीठासीन अधिकारी होता है और प्रमुख तथा जो है प्रतिनिधित्व तो होता है उसका। कार्यकाल जो है मतलब जब तक नया लोकसभा का अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक। जैसे मान लो अभी चुनाव होने लगा लोकसभा का 2024 में हुआ ना 2024 में,
तो भले कि मोदी जी सांसद ना रह जाएं, मतलब नया जब तक सदस्य नहीं चुन के आ जाएंगे तब तक जो है जब तक सदस्य चुन के आ जाए, इसके अलावा जब तक नए अध्यक्ष का जो है चयन नहीं किया जाता तब तक जो है जो पुराने अध्यक्ष होते हैं वही बने रहते हैं। ये चीज़ें होती हैं, है ना। वह जो है पुनर्निर्वाचित के पात्र होते हैं। इसके अलावा अगर है पदमुक्ति, जैसे कि मान लो कि ओम बिरला पहले भी थे, 2019 का जब इलेक्शन मोदी जी ने, फिर 2024 में जब जीता तो फिर ओम बिरला को बनाया गया। तो वो मतलब पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। आप किसी को 1-2 बारी अध्यक्ष बना दो, जितनी बारी मन करे उतनी बारी बना दो, है ना। अब पदमुक्ति की बात कीजिए तो आर्टिकल जो है ना 94 में कहा गया है कि सदन के तत्कालीन जो सभी सदस्यों के बहुमत से पारित होंगे, और बशर्ते इसमें क्या होगा, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले क्या होगा कि कम से कम 14 दिनों का ना नोटिस उनको देना होगा कि उनको हम पद से हटाना चाहते हैं। जैसे अभी देखो इसी टाइम जस्ट अभी 5-6 दिन पहले कांग्रेस के जो है और विपक्ष दल के 119 सांसदों ने हस्ताक्षर करके दे दिया है कि हम जो है इनको हटाना चाहते हैं, है ना। तो 14 दिन पहले दिए तो 14 दिन बाद जो है उनके ऊपर वो सिस्टम आएगा तो उनको हटाने का, है ना। और जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस समय जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्षता नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी एम्पायर के ऊपर अब एलिगेशन लगाना है, किसी एम्पायर को हटाना है, तो उस एम्पायर को जब तक हटाने की प्रक्रिया चल रही तब तक तो एम्पायरिंग नहीं कर सकता। जब उसके ऊपर निर्णय आ जाएगा वो सही है या गलत है उसके बाद ही वो हो सकता है ना। ये चीज़ है। और इसके अलावा कह रहे हैं जैसे वह सदन की जो बैठक, हाँ ये तो हो गया। इसके अलावा हालांकि जो है ऐसे समय में सदन की जो कार्यवाही में ना बोल सकते हैं, वो मतलब एज ए सांसद काम कर सकते हैं लेकिन अध्यक्ष की तरह नहीं काम कर सकते। उसमें भाग ले सकते हैं, सदस्य के रूप में मतदान भी कर सकते हैं, लेकिन जो है मतों की समानता या बराबर होने पर, जैसे अगर पहले होता था कि जैसे कोई कानून सरकार पास कर दी तो उसमें अध्यक्ष जो है अपना मत दे करके अगर वो ट्राई हो जा रही तो उसको पास करवाने की काम करते थे। लेकिन अब जब उनके ऊपर ऐसी सिचुएशन आ गया तो वो नहीं निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। अध्यक्ष और स्पीकर के मुख्य जो कर्तव्य उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें बताया गया है अधिकारों का जो उनको संरक्षक करना, जैसे सदन के भीतर अधिकारों और जो विशेषाधिकारों का जो संरक्षण सुनिश्चित करना, और विनियामक प्राधिकारी जो होंगे उन मामलों का जो है प्रबंधन करना जो विशिष्ट नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा गतिरोध निवारक, जैसे संसदीय जो निर्णय होते हैं, मत होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है गतिरोध होता है, पक्ष विपक्ष से बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। तो उसमें जो है निर्णायक भूमिका निभाने का काम करते हैं स्पीकर, है ना। कोई मान लो कोई आ गया, कोई विधेयक पारित करवाना है तो अब दोनों तरफ से बराबर वोट डल गया, दोनों तरफ से सांसद बराबर पड़ गए, तो निर्णायक भूमिका का कौन काम करेगा? अध्यक्ष ही काम करेंगे। संयुक्त सत्र के पीठासीन अधिकारी के रूप में, जैसे मान लो राज्यसभा लोकसभा दोनों जो है एक साथ में बैठक कर रहे हैं तो उसकी अध्यक्षता जो है ये करते हैं अध्यक्ष। और अनुच्छेद जो है 110 के तहत जो है, अनुच्छेद 110 के 4 में के तहत जो है धन विधेयक प्राधिकारी, मतलब निर्धारित करना कि जो है कौन सा धन विधेयक है या कौन धन विधेयक नहीं है, यही निर्धारित ये कर सकते हैं स्पीकर, ठीक है। उसी के बारे में ये दिया गया है। अब ये देख लेना पृष्ठभूमि, है ना। भारत सरकार नियम 1919 के तहत जो है 1921 में ये अस्तित्व में आया था। प्रथम जो उपाध्यक्ष बने थे वो जो है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी बने थे, दिसंबर में हुआ था। और उसके बाद जो है ना स्वतंत्रता के बाद जो पहले ये बने थे वो जो है निर्वाचित एंकर जी बने थे। और चुनाव जो है लंबे समय से चली आ रही परंपरा, उपाध्यक्ष का जो है पद जो है इसमें ये चीज़ें थी। और उपाध्यक्ष जो है ना, पद और त्याग की बात, पद से हटाए जाने का जो अनुच्छेद 49 में मैंने आपको बता ही दिया, अनुच्छेद 95 मैंने वो भी बता दिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है ना,
जैसे क्वेश्चन पूछ ले, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से सुने, है ना। पहला ये पूछ लिएगा कि जो है लोकसभा का अध्यक्ष, है ना, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके कार्य, है ना। अच्छा एक सेकेंड, ये नहीं, ऐसे पूछ सकते हैं। जैसे पहला ये पूछ सकते हैं कि लोकसभा को हटाने का जो प्रस्ताव विचाराधीन अगर हो, पहला हमारा जो स्टेटमेंट है, अगर जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, लोकसभा अपने 2 सदस्यों को जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। इसके अलावा तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो ये कि लोकसभा को हटाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। और चौथा ऑप्शन ये है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारत का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया। तो निम्नलिखित कथनों में सही कथन को चुने, जिनमें से ऑप्शन दिया जाएगा केवल 1 सही है, केवल 2 सही हैं, केवल 3 सही हैं, सभी चारों सही हैं। तो आप लोग ऑप्शन में कौन सा टिक मारेंगे, सोचिए और बताइए। अब हम देखेंगे अगला हमारा जो है दल बदल रोधी कानून। जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा वो एक बारी पीछे करके देख लेंगे, ठीक। अब दल बदल रोधी कानून के बारे में, तो इसमें कह रहा है, सुर्खियों में क्या था, क्योंकि हाल ही में जो है उच्चतम न्यायालय ने ना पदी जो कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य का मामला आया था 2025 वाद में, जिसमें तेलंगाना के जो है 10 विधायकों से जुड़ी अयोग्यता याचिकाओं पर जो है ना अध्यक्षता की दीर्घकालिक निष्क्रियता की निंदा की गई थी, है ना। उसी के बारे में ये न्यूज़ में था। इसमें ये कहा गया था, पहले हम देख लेते हैं दल विरोधी जो कानून के बारे में इसमें है क्या। तो दल विरोधी कानून में यही कहा गया है कि विधि निर्माताओं को अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया है, जो मतलब अपने राजनीतिक दल की टिकट पर जो है निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देते हैं। मान लो अभी देखो बीच में मनोज पांडे करके हैं जो समाजवादी पार्टी में पहले थे, वो चले गए बीजेपी में। अब उनके ऊपर पार्टी कार्रवाई कर सकती है ना, उनकी सदस्यता छीन सकती है। तो इसी चीज़ को रहती है, यही चीज़ें हैं। जैसे मैं अभी समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत गया, अब मैं क्या किया, राजनीतिक लाभ लेने के लिए हम सीधे जो है चल जाएं बीजेपी के साथ में, तो पार्टी जो होगी वो कहेगी हम इतना सारा खर्चा किए संसाधन आपको जिताने के लिए, आप जीते हमारे सिंबल पे, तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से ये था। तो इसमें कहा गया है जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से की 10वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। इसमें कहा गया था यह सदन के जो है किसी अन्य सदस्य की याचिका के आधार पर ना किसी विधायिका के पीठासीन अधिकारी द्वारा दल बदल के आधार पर, है ना, विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। ठीक है, वो अयोग्य ठहरा सकते हैं कि अगर जैसे समाजवादी पार्टी अगर चाहे तो उनको अयोग्य ठहरा सकती है। वो बोल सकती है ये हमारे विधायक है तो इनमें क्यों चले गए, उन पर कार्रवाई कर सकती है। पीठासीन अधिकारी के लिए जो है अयोग्यता की जो है याचिका पर निर्णय लेने हेतु किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं है कि कितना समय सीमा लगेगा, तुरंत कर सकती है ना। अदालतें जो है पीठासीन अधिकारी द्वारा मामले पर जो है निर्णय लेने के बाद ही हस्तक्षेप करती हैं। जब पीठासीन अधिकारी कोई मामला में अपना हस्तक्षेप कर लेते हैं, अपना निर्णय ले लेते हैं, तो ही जो है जो कोर्ट होता है वो तभी, जो न्यायालय होता है तभी उसमें जो है हस्तक्षेप करना चाहता है ना। वही बात इसमें देखो नोट में बताया गया कि मूल संविधान में जो है राजनीतिक दल शब्दावली का जो उल्लेख नहीं किया गया है। इसे स्पष्ट रूप से 10वीं अनुसूची के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है।
इसमें देखो बताया दल विरोधी कानून के बारे में अंतर्गत निहिताएं जो अपवाद हैं उसमें बताई गई है, तो वो ये जरूर देख लो, है ना। शॉर्ट में बताया गया है। इसमें निहिरता तब होती है यदि जब पार्टी सदस्यता छोड़ना, है ना, कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, वह जो है पार्टी व्हिप मतलब सचेतक के विरुद्ध मतदान करता है। अभी देखो कोई यूपी विधानसभा में ही समाजवादी पार्टी के कई दो चार नेता थे जो मतलब बीजेपी से वो ताल्लुक़ रखते थे। वो क्या किए, उन्होंने समाजवादी पार्टी के विरुद्ध जा कर के, पार्टी के अगेंस्ट जा कर के वो बीजेपी की तरफ से वोटिंग कर दिया, है ना। तो उससे क्या हुआ, पार्टी के प्रति अपना विरोध दिखा रहे हैं, पार्टी के प्रति उनकी लॉयल्टी नहीं है, तो इस पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है ना। तो इसमें जो है मतदान से जो है अनुपस्थिति रहा और 15 दिनों के भीतर पार्टी द्वारा उसे जो है क्षमा, 15 दिनों के भीतर ही जो है पार्टी द्वारा उसे जो है क्षमा नहीं किया जाता, ठीक है, क्षमा नहीं किया जाता। यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यदि जो है कोई मनोनीत सदस्य अपनी सीट ग्रहण करने से के जो है 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है ना, तो इसमें कह रहा है अपवाद में यदि जो है किसी पार्टी के 2/3 विधायक विलय का जो है समर्थन करते हैं, तब इसे जो है निहितार्थ अयोग्यता नहीं माना जाएगा। मान लो समाजवादी पार्टी के पास 35 विधायक हैं, उसका 2/3 हिस्सा उठ करके सीधे 15 विधायक, है ना, 15 विधायक 10 विधायक इकट्ठे पहुंच गया उसमें पार्टी में शामिल हो गए। जैसे कमलनाथ की सरकार गिरा करके ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ शामिल हो गए थे, है ना। एक और वहाँ एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग होकर के अपने विधायक लेकर के देखो बीजेपी के साथ में गठबंधन कर चला रहे हैं। उस तरीके से करोगे तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि आप सही थे, जो पार्टी थी वो गलत कर रही थी आप सारे विधायकों के साथ में। अब लोकसभा अध्यक्ष या जो है राज्यसभा के सभापति अपनी पार्टी या दल से त्यागपत्र दे सकते हैं निष्पक्षता के लिए, और पद छोड़ने के बाद फिर से दल में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। लोकसभा क्या कर सकते हैं, मान लो अभी पार्टी के खिलाफ अगर कोई अगेंस्ट कोई मतलब पार्टी कोई सही निर्णय नहीं ले रही है और गलत कानून बना रही है, तो पार्टी के अगेंस्ट जा करके अध्यक्ष क्या करता है, पार्टी के अगर जो अध्यक्ष होता है अगर लॉयल है, उसका ज़मीर सही है, सही इंसान है, तो पार्टी के अगेंस्ट जा करके वो क्या करेगा, वोट दे देगा और निष्पक्षता के लिए। लेकिन वो अगर फिर पार्टी में जाना चाहता तो जा भी सकता है, शामिल हो सकता है ना, ये चीज़ें हो सकती हैं। 10वीं अनुसूची के संदर्भ में न्यायिक निर्णय दिया गया है, तो की हो तो होलन बनाम जो है जाचिल्हुवाद 1992 में ये चीज़ें आई थी, और जो है रवि यस नाइक बनाम जो है भारत संघवाद में मामला देखने को मिला था, है ना। ये चीज़ें देख लेना, ठीक। इसके बाद आता है वर्तमान सांसद या जो है विधायक की अयोग्यता की बात, है ना। जो वर्तमान सांसद और विधायक हैं उनकी अयोग्यता की बात की गई है। तो सुर्खियों में क्या था, तो अवैध खनन मामले में जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की जो है अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद कर्नाटक के एक विधायक को जो है ना अयोग्य घोषित किया गया था। और कर्नाटक के विधायक की अयोग्यता ना संविधान के अनुच्छेद 191 और जो है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 8 के तहत जो है घोषित की गई थी। इसमें जो है ना, इससे जो है निर्वाचित क्षेत्र में उनकी सीट रिक्त हो गई, इसी वजह से ये सुर्खियों में था। तो सांसद या विधायक की जो अयोग्यता उसकी बात की गई, संविधान में इसका प्रावधान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में जो है स्थितियां दी गई हैं, जिनके आधार पर क्रमशः वो जो है संसद सदस्य MP या विधानसभा सदस्य MLA को जो है अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये निम्नलिखित चीज़ें दी गई हैं जिसके आधार पे, जैसे वो लाभ के अगर पद पे हों, है ना, तो यदि वो सक्षम न्यायालय द्वारा उसे जो है विकृतिचित व्यक्ति घोषित किया गया हो, है ना, कि वो मतलब सही पर्सन नहीं है ना। इसके अलावा अनुमोदित दिवालिया अगर घोषित हुआ हो, तो
और भारत का नागरिक ना होना, अगर भारत का नागरिक नहीं हो तब भी, है ना, अगर स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेना, और दल बदल का जो है दोषी पाए जाना, अगर दल बदल का काम किया हो, आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदल के जा रहे हो, तो उन परिस्थितियों में ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए जो किसी भी कानून के अंतर्गत 18 न अंतर्गत जो है अयोग्य ठहराया गया हो, तो इन चीज़ों में ये चीज़ें हो सकती हैं। दोष सिद्ध के पश्चात जो है अयोग्यता के से संबंधित जो है विधिक और जो है न्यायिक संरचना बताया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 के तहत जो है किसी विधि निर्माता को जो है किसी अपराध में 2 वर्ष या जो है अधिक की सज़ा होती है, तो वह जो है चुनाव लड़ने और जो पद पे बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है ना। लेकिन आजकल हमारे भरे पड़े हुए हैं, और जो है इसमें जो है रिश्वत, बलात्कार, वैमनस्य फैलाना, अप्रेषिता, भ्रष्टाचार, देशद्रोह जैसे अपराध शामिल हैं। प्रज्वल रेवन्ना क्या थे, हैं? लेकिन देखो जब तक कोर्ट का वो मामला आएगा तब तक तो 1-2 बारी चुनाव जीत जाएगा, 2 बारी मंत्री बन जाएंगे। लिली थॉम्सन बनाम भारत संघ मामला आया था, है ना। ऐसे ही सारे ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक, पब्लिक इंटरनेशनल फाउंडेशन जनहित याचिका आया था 2018 में। इस पर एक क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ। जैसे कहा गया है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से देखें, है ना, जिसमें कहा गया है, कथन है कि अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 102 और 191 में क्रमशः स्थितियां दी गई हैं कि सांसद और विधायक को अयोग्य ठहराया जा सकता है। और कारण कह रहा है अगर कोई विधायक व सांसद भारत का नागरिक ना होना अथवा जो है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेना, है ना, तो बताओ कौन सा सही हुआ। तो कह रहा है ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या करते हैं। बी कह रहा है कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है कथन गलत है और कारण सही है। डी कह रहा है कारण सही है लेकिन कथन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कथन यही है कि अनुच्छेद 102 और 191 में क्रमशः स्थिति दी गई है कि जो है सांसद और विधायक को अयोग्य ठहराया जा सकता है। और कारण में ये कहा गया अगर कोई विधायक व सांसद भारत के नागरिक ना होना अथवा स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ले लेना, है ना। तो कौन सा सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं, व्याख्या करते हैं, या दोनों व्याख्या नहीं करते। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। कथन गलत है और कारण सही है, कारण गलत है, कारण सही है और कथन गलत है। अब आप बता सकते हैं कि कौन सा सही है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे हिरासत में लिए जाने पर मंत्रियों को पद से हटाना, जिसमें कहा गया है कि जो है सुर्खियों में क्यों था, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में हिरासत में लिए जाने पर मंत्रियों को पद से हटाने के लिए 133वां ना संविधान संशोधन इस विधेयक 2025 में पेश किया था। उसी के उसमें है कॉन्टेस्ट में। तो इसमें कहा गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो 2025 का जो प्रमुख प्रावधान है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पद से हटाने का जो आधार है वो ये है कि किसी केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्री को पद से हटाया जाएगा अगर मतलब ऐसे किसी मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, 30 दिनों तक जो है ना वो हिरासत में रखा जाता है, और वो उसका मामला जो है 5 वर्ष जो है या उससे अधिक का उसको मतलब ऐसी कोई सज़ा, जैसे जिस मामले में वो बंद है उसको ना 5 साल या उससे अधिक साल के लिए वो बंद हो सकता है। तो उस मामले में वो जो है ना पद से हटाया जा सकता है। ये मामला आया था, यही तो ये लाए थे अमित शाह। इसके अलावा अनुच्छेद जो 75 है वो कह रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों का प्रावधान है इसमें, जिसमें कहा गया 164 राज्य मंत्रियों के लिए प्रावधान है, और जो है अनुच्छेद 239 का AA दिल्ली के जो है लिए प्रावधान है। इसमें बड़े संशोधन का प्रस्ताव किया गया पद से हटाया जाता है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय जो मंत्री होंगे प्रधानमंत्री को छोड़ करके राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन हटा दिया जाएगा। अगर वो नहीं पद से हटना चाहता है तो उसको स्वयं वो 31वें दिन अपने आप पद मुक्त हो जाएगा। और राज्य मंत्री के लिए भी यही बात की गई कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की जो सलाह पर ना कार्य करेगा। यदि मुख्यमंत्री 31वें दिन जो है सलाह नहीं देता है तो वे जो है स्वतः पद मुक्त हो जाएगा। मान लो, कहने का मतलब इनके इसमें यही है कि मान लो
जैसे अभी केजरीवाल जी बंद हो गए थे, तो केजरीवाल के ऊपर ऐसा कोई आरोप लग गया है कि वो 30 दिन तक जेल में हैं, और जिस आरोप में उनको बंद किया गया है उस हिसाब से उनको 5 साल या 5 साल से ऊपर की सज़ा हो रही है। तो वो 31वें दिन अपने आप अगर पद से नहीं हट रहे हैं तो अपने आप वो बर्खास्त हो जाएंगे, और जब वो चीज़ें सही हो जाएंगी तो उसके लिए फिर आगे ऐसे ही मतलब सारे मंत्री और सारे प्रधानमंत्री के बारे में यही बात बोला गया है। तो इसमें कहा गया अगर अपना मतलब ना पद त्याग करना होगा उनको 31वें दिन, वो खुद स्वयं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए भी है और जो मंत्री उनके लिए भी यही नियम लाया गया है। और कह रहा कि पुनर्नियुक्ति पर रोक नहीं होगा, कि मान लो अगर वो दोष सिद्ध नहीं होते हैं और हिरासत से उनकी रिहाई हो जाती है ना, तो जैसे 31 दिन के बाद अगर वो मान लो 45 दिन के बाद उनको रिहा हो जाते हैं, उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे थे वो सब निर्दोष होते हैं, तो वो वापस फिर अपना पद को धारण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री थे मुख्यमंत्री, मंत्री थे तो मंत्री, वो चीज़ें फिर वो बन सकते हैं। यही इसमें था, है ना। तो इसमें हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। जैसे कहा गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के प्रमुख प्रावधान के आधार पर किसी भी मंत्री को 30 दिन की हिरासत में पद को त्याग करना होगा, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं, पहले इसमें क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो कह रहा है निम्न कथनों को ध्यान से देखें। जैसे कह रहा है कि पहला ऑप्शन कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के प्रमुख प्रावधान के आधार पर किसी भी मंत्री को 30 दिन की हिरासत में पद को त्याग करना होगा, है ना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इस विधेयक में अनुच्छेद 75 राज्य मंत्रियों के लिए और अनुच्छेद 164 केंद्रीय मंत्रियों के लिए प्रावधान करता है। सही विकल्प का पहचान करें। केवल एक सही है, केवल दो सही है, सभी दोनों सही हैं या कोई भी नहीं सही है। तो आप इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दे देना। एक बारी फिर से बोल देता हूँ क्वेश्चन। कह रहा निम्न कथनों को ध्यान से देखें। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के प्रमुख प्रावधान के आधार पर किसी भी मंत्री को 30 दिन के भीतर हिरासत में पद को त्याग करना होगा। और दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि इस विधेयक में अनुच्छेद 75 राज्य मंत्रियों के लिए और अनुच्छेद 164 केंद्रीय मंत्रियों के लिए प्रावधान करता है। कि इसमें आप देखो सही विकल्प का पहचान करना है। केवल एक सही है या दोनों ऑप्शन सही हैं, या तो केवल एक सही है या केवल दो सही है या सभी दोनों सही हैं, है ना। ये चीज़ें पूछा है, या कोई भी सही नहीं है। ठीक, अब हम अगला देखेंगे संसदीय समितियाँ। तो संसदीय समितियों में कहा जा रहा है सुर्खियों में क्यों है। तो ये कह रहा है हाल ही में जो है ना लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय समितियां सरकार के विरोधी नहीं है ये बात बोला, बल्कि जो है सहायक और उनको सुधारात्मक उपकरणों के लिए उनको कार्य करती हैं। संसदीय समितियों के बारे में उन्होंने बताया कि संसदीय समितियों को सदन द्वारा नियुक्त या जो है निर्वाचित अथवा जो है अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। हर अध्यक्ष के निर्देश में ये कार्य करती हैं। सदन या जो है अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। इसमें संसदीय समितियों के बारे में कहा गया इसका इतिहास जो है ब्रिटिश काल से ही जुड़ा है, ब्रिटिश काल से ये चल रही है। अनुच्छेद 105 जो है संसदों को विशेषाधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 118 संसद को जो है अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। इसके बाद कह रहा है संसदीय समितियों के जो प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। जैसे तदर्थ समिति, उसमें कहा गया है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित किया जाता है और जब ये समितियां सौंपे गए कार्य पूरा कर लेती हैं, है ना, तो ये विघटित हो जाती हैं। जैसे मतलब रेलवे कन्वेंशन समिति आदि, है ना। जैसे मान लो तदर्थ समिति में यही है कि जान लो आज जो है कोरोना हो गया या कहीं पे युद्ध हो रहा है तो अपने भारतीयों को निकालना है, तो उसमें ये समिति बनाई जाती है। अब वो जा कर के वहाँ पे ऑपरेशन करती है, वहाँ पे चीज़ें करती है। जब सही वो काम हो जाता है पूरा तो ये समिति को भंग कर दिया जाता है तदर्थ समिति में। अस्थायी समितियाँ ये होती हैं, ये नियमित समितियाँ होती हैं। इसमें जो वित्तीय समितियाँ होती हैं, अधीनस्थ समितियाँ होती हैं, विधान समितियाँ होती हैं, इस तरीके की कई समितियाँ होती हैं। संसद द्वारा जो है तदर्थ समिति और संसदीय विभाग संबंधी जो अस्थायी समितियाँ होती हैं, जिसमें जैसे जो है दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि क्षेत्रों में कार्यरत जो स्वतंत्र विनियामक
संस्थाओं की समीक्षा करती रहती हैं। समितियों की बात की गई है, उसका मुख्य विवरण प्राक्कलन समिति की बात की गई, तो यह जो है संसद की 3 जो वित्तीय समितियों में ना सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। इसमें जो है ना इसकी भी जो संरचना उसमें जो है 30 सदस्य शामिल होते हैं और प्रत्येक वर्ष लोकसभा के जो सदस्यों से ये चुना जाता है और मंत्री जो है इस समिति का सदस्य नहीं बन सकते, है ना, सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होते हैं। अध्यक्ष इसमें जो है अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसके जो है सदस्यों से की जाती है और जो इसका कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। मुख्य कार्य इसका क्या होता था, दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना और समीक्षा करने की जो है व्यय नीति की सीमाओं के भीतर जो है अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है या नहीं किया जाता है उसके बारे में समीक्षा करता है। सलाहकार समितियाँ आती है। सलाहकार समितियों की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्रालय का एक यह प्रमुख कार्य होता है जिसमें भारत सरकार नियम 1961 के तहत सलाहकार समितियों का गठन करता है। इसमें जो है लोकसभा चुनाव के बाद जो है आवश्यकता अनुसार गठित किया जाता है और किसी सलाहकार समिति में जो है न्यूनतम 10 या जो है अधिकतम 30 सदस्य होते हैं और एक सदस्य जो है एक सांसद केवल एक जो है सीसी का जो है मतलब सलाहकार समिति का जो है सदस्य हो सकता है। संसदीय कार्य जो मंत्रालय है ना, तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दोनों जो सदन होते हैं दोनों सदनों के सांसद जो है इसमें नामित किए जा सकते हैं। दोनों सदन मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों से, ठीक है। आगे बताया गया सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल समिति आती है। उसका उद्देश्य भी देखो बताया गया है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रम पर जो है सरकार और संसदों के बीच अनौपचारिक विचार विमर्श करने को बढ़ावा देना। सुरक्षा मामलों पर जो मंत्रिमंडल समितियाँ है उसकी अध्यक्षता का बात किया गया है, तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और 8 मंत्रिमंडलीय समिति में से ये एक है। सदस्य इसमें जो है वित्त, रक्षा, गृह और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। जरूरत पड़ने पर रक्षा प्रमुखों जो वरिष्ठ नौकरशाह होते हैं जैसे IAS और IPS वगैरह होते हैं, इन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा कार्य की बात की जाए तो यह जो है राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और संरक्षा निकायों के प्रमुख नियुक्तियों संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेती हैं। यह जो आंतरिक सुरक्षा, कानून एवं जो है व्यवस्था, सुरक्षा चिंताओं वाले जो है विदेशी मामलों आदि पर चर्चा करती हैं। कैबिनेट समितियां आती हैं, ये संविधानेतर समितियां होती हैं। इनका प्रावधान जो है कार्य संचालन नियम जो है 1961 के अंतर्गत किया गया है। प्रमुख समितियों में राजनीतिक कार्य समिति होती है, आर्थिक कार्य समिति होती है, नियुक्ति की समिति की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जबकि संसदीय कार्य समिति की जो है संसदीय कार्य समिति की अध्यक्षता जो है रक्षा मंत्री करता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति की समिति की बात की गई है, तो इसमें बताया गया है संरचना है ना कि 2 सदस्यीय समिति है ये, इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री और जो है केंद्रीय जो गृह मंत्री एकमात्र अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। उत्तरदायित्व इनका क्या होता है कि सचिवों और जो अपर सचिवों और संयुक्त सचिव जैसे है ना वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करना। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की जो बीमा कंपनियां होंगी, सरकारी स्वायत्त संस्थाएं होंगी, शीर्ष पदों पर नियुक्ति का निर्णय यही लोग करते हैं। अब देखेंगे हम एक क्वेश्चन इस पे, है ना, समितियों के ऊपर एक क्वेश्चन हमारा है जिसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि संसदीय समितियों के संबंध में निम्न कथन को ध्यान से देखें। पहला कथन है संसदीय समितियों को सदन के द्वारा नियुक्त या जो है निर्वाचित अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है संसद ये जो है समितियां अपना प्राधिकार अनुच्छेद जो है ना, ये समितियां क्या करती हैं, कह रहे ये समितियां अपना प्राधिकार अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से प्राप्त करती हैं। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है तदर्थ समितियां इन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित किया जाता है। निम्न कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक कथन, केवल 2 कथन, कोई भी नहीं, सभी तीनों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कह रहा है संसदीय समितियों के संबंध में निम्न कथन को ध्यान से देखें। पहला ऑप्शन है संसदीय समितियों को सदन के द्वारा नियुक्त या निर्वाचित अथवा
अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ये समितियां अपना प्राधिकार अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से प्राप्त करती हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है तदर्थ समितियां इन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित किया जाता है। अब कह रहा है निम्न में से कितने कथन सही हैं? केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, कोई नहीं सही है और सभी तीनों सही हैं। ठीक है, इसका आंसर भी देने का प्रयास कीजिएगा। इस पे एक क्वेश्चन और हमारा अगला एक क्वेश्चन और है ना, एक क्वेश्चन और है। चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्वेश्चन और। जैसे अब देखो स्थायी निकाय पंचायत उन्नति सूचकांक है। कह रहा हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम प्रधानों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए ना पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया है। उसी के भी वजह से ये मतलब चर्चा में था। तो पंचायत सूचकांक पीआई के बारे में क्या होगा देखेंगे अवधारणा इसमें ना। तो ये बहुक्षेत्रीय और बहुक्षेत्रीय सूचकांक है। इसका उपयोग है पंचायतों के जो समग्र विकास प्रदर्शन उनका कैसा है, उनमें प्रगति कैसी हो रही है पंचायत में, तो उसके इसका उद्देश्य है सूचकांक यह मापने का प्रयास करना कि जमीनी स्तर पर कितने काम हो रही हैं संस्थाएं स्थानीय सतत विकास लक्ष्य को पूरा किस तरीके से कर रही है। उसी इनका थीम जो था सूचकांक जो है स्थानीय विकास में जो है 9 प्रमुख थीम्स के आधार पर ये पंचायतों का मूल्यांकन करेंगी, है ना। तो पंचायती उन्नति सूचकांक श्रेणियों में इसमें जो है ये बताया गया अचीवर 0% है ना, और एस्पिरेंट इसके अलावा परफार्मर और फ्रंट रनर इसके भी है पे। तो अचीवर में 0% पे इसमें कहा गया इस वर्ष के आकलन में जो भारत की कोई भी पंचायत अचीवर श्रेणी में जगह नहीं बना पाई हैं। और एस्पिरेंट में जो है आकांक्षी में 61.2%, मतलब इस श्रेणी में जो है सर्वाधिक संख्या में पंचायतों ने जो है स्थान हासिल किया है। परफॉर्मर में 36% है, जिसमें काफ़ी संख्या में पंचायतों ने जो है मध्यम स्तर की प्रगति हासिल की है। फ्रंट रनर में इस श्रेणी में सबसे अधिक पंचायतों के साथ जो है गुजरात जो है ना शीर्ष पे है। ठीक, अब उसके बाद आदर्श ग्राम ही सभा का बात किया गया है। तो इसको पंचायती राज मंत्रालय जो है, अच्छा मैं एक क्वेश्चन जो था वो पूछ लेता हूँ पहले, उसके बाद ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें, है ना। पहला ऑप्शन ये है कि प्राक्कलन समिति यह सदन की जो है 3 वित्तीय समितियों में से सबसे बड़ी समिति है। ठीक, दूसरा ऑप्शन ये है मंत्री इस समिति के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। सही कथन का चयन करें, केवल एक सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। तीसरा कह रहा है 1, 2 और 3 सही है। डी कह रहा है 3, केवल 3 सही है। फिर से एक बार ये पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। पहला है प्राक्कलन समिति यह संसद की 3 वित्तीय समितियों में सबसे बड़ी समिति है। दूसरा कह रहा है मंत्री इस समिति के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होते हैं। तीसरा कह रहा है सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। सही कथन का पहचान करें, केवल एक सही है। दूसरा कह रहा है 1 और 2 दोनों सही हैं। तीसरा कह रहा है सी में 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। और डी कह रहा है केवल 3 सही हैं। आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिए। अब हम देखेंगे आदर्श युवा ग्राम सभा, है ना। तो इसमें पंचायती राज जो है मंत्रालय ने जो है पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और जो है जनजाति मंत्रालय के सहयोग से ये चीज़ें पहल शुरुआत की हैं। और इसमें जो है जन भागीदारी को मजबूत करना और जो सहभागी स्थान को जो है बढ़ावा देने का काम ये पहल चालू किया गया है कृत्रिम जो गांव सभा सत्रों में, है ना। यह जो है राष्ट्रीय नीति इसमें अपनाई गई है एनईपी 2020 के अनुरूप जो है जो जवाहर विद्यालयों और एकलव्य मॉडल जो आवासीय विद्यालय हैं राज्य सरकार के स्कूलों में लागू किया जाएगा। ये सी बातें कही गई है ना। और स्थापित जो आवासीय विद्यालय है जो ग्रामीण बच्चों के ताकि उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति से निरपेक्ष गुणवत्तापूर्ण उनको शिक्षा प्रदान की जा सके। नोडल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने जो है इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों जो यहाँ पे जैसे अनुसूचित जाति SC/ST के जो लोग हैं, है ना, वहाँ पे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा उनको प्रदान की जाए, इसी वजह से ये था। इसके बाद आता है अन्य महत्वपूर्ण सूचियाँ जिसमें राजभाषा का बात आता है। तो इसमें भारत सरकार के जो है राजभाषा विभाग ने जो है हाल ही में अपनी स्थापना की जो है 16 जयंती 50 वर्ष मनाई है।
राजभाषा विभाग जो है संविधान स्थापना जो है इसका 1975 में हुआ था और गृह मंत्रालय का ये एक हिस्सा है। राजभाषा के बारे में कहा कि संविधान का जो है भाग 17 है ना, भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद जो है 343 के अनुसार संघ की जो राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में होगी। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार जो है संघ के सभी जो शासकीय कार्यों और संसदीय कार्यों में जो है हिंदी के साथ जो है अंग्रेजी का भी उपयोग किया जाएगा। और अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति के गठन का जो है प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 345 का यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल राज्यों में के उपयोग में ना राज्यों में उपयोग की जाने वाली एक या जो है अधिक भाषा या जो है हिंदी को उस राज्य की राजभाषा के रूप में अधिसूचित करे। इसके बाद देखेंगे हम अंतर संसदीय संघ का मामला। ठीक, तो इसमें कहा गया लोकसभा अध्यक्ष ने जो है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित जो है 150वां अंतर संसदीय संघ जो है शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इसी की वजह से चर्चा में था। ये स्थापना इसका जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में जो है 1889 में संसदों के एक लघु समूह के रूप में हुआ था। संसदीय कूटनीति को बढ़ावा देना इसका काम है और विश्व स्तर पर शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को प्रोत्साहन करने के लिए ये चीज़ें हैं, सशक्त करने के लिए इस लोकतंत्र को, संसद को। और इसमें जो है महिला सांसदों का जो है मंच भी शामिल है, जिसमें जो है 40 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रियाओं में जो है ना महिला को भागीदारी बनाने के लिए विशिष्ट वैश्विक मंच प्रदान किया गया है। सदस्य इसमें 122 सदस्य थे। बेलीज भी इसमें सबसे नया सदस्य था। इसके जो है 15 एसोसिएट सदस्य भी हैं। भारत इसमें जो है शामिल है। इसका जो मुख्यालय जिनेवा में है ना। ये इतना ही था। इसके अलावा सुर्खियों में रही जो मुख्य शब्दावलियों में पहल, जिसमें धन विधेयक और वित्त विधेयक का बात किया गया है। धन विधेयक और वित्त विधेयक को निर्धारित करने वाला कौन होता है? तो अध्यक्ष कि कौन धन विधेयक है, कौन वित्त विधेयक है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें अनुच्छेद 117 कह रहा है कि धन विधेयक और अनुच्छेद 117 का एक में जो है इसमें जो है धन विधेयक अनुच्छेद 110 की जो है विशेषताएं शामिल हैं। इसे जो है राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद जो है 117 का 3 में भारत की जो संचित निधि से व्यय से जुड़े विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। इसमें कहा गया है वित्त विधेयक और जो धन विधेयक के बारे में बताया गया है ना। तो कह रहा है कि वित्त विधेयक केवल जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा विधेयक में जो है ना केवल संशोधनों की सिफारिश कर सकती है राज्यसभा में। ठीक है, और यह वह जो है इसे संशोधित या जो है अस्वीकार कर सकता है। विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के 75 दिन के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है, 75 दिन के बाद नहीं। ठीक है, 75 दिन से पहले ही, बीच में ही। चूँकि वित्त विधेयक एक प्रकार का जो ना एक धन विधेयक ही होता है, इसलिए जो है अनुच्छेद 108 के तहत वित्त विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक जो है ना ज्वाइंट सिटिंग की अनुमति होती है। ठीक है, और अनुच्छेद जो है 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करता है। यदि लोकसभा और राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती तो धन विधेयक जो है 2 सदनों द्वारा उसी रूप में जो है पारित माना जाता है। ठीक है, जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया होता है उसी रूप में। इसके बाद हम देखेंगे गैर जो है सरकारी विधेयक। इसमें जो है संसद के जो है सदस्य होते हैं, जिसमें निर्वाचित या मनोनीत दोनों हो सकते हैं, मंत्री नहीं होते है ना। सदस्य जो मंत्री नहीं होते उनको लिया जाएगा, मंत्री को नहीं। ठीक, इन्हें जो है गैर सरकारी जो प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। इन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत जो है विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है और ऐसे विधेयक को मसौदा तैयार करना उस सदस्य की जिम्मेवारी होती है जो इसे संसद में प्रस्तुत करता है ना। 1 महीने पहले इसकी सूचना दी जाती है और गैर विधेयक लोग जो है लोकसभा अध्यक्ष या जो है राज्यसभा के सभापति के अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है ना। विधेयक प्रस्तुत करने को जो मंजूरी मिल जाती है और जो है इसमें लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को कार्यवाही के जो है अंतिम 2.5 घंटे में जो गैर सरकारी विधेयक पर ना विचार और विमर्श करने का जो है समय निर्धारित किया गया होता है।
राज्यसभा में जो है ऐसे विधेयक पर जो है विचार और चर्चा के लिए प्रत्येक वैकल्पिक जो शुक्रवार होगा, एक शुक्रवार के अंतराल को जो है ना, एक शुक्रवार के बाद दूसरे शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक चर्चा होता है। और पहला गैर सरकारी विधेयक जो है मुस्लिम वक्फ विधेयक 1952 आया था, 52 आया था। और इस विधेयक को जो है सैयद मोहम्मद अहमद कासमी ने जो है ना संसद में प्रस्तुत किया था। आज तक केवल जो है 14 निजी सदस्य विधेयक ही कानून बन पाए हैं और ऐसा अंतिम विधेयक जो है 1970 में पारित किया गया था। अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का बात कहा गया है, तो स्थगन में कहा गया है, एक लैटिन शब्द है ये, है ना, और यह जो है अगली बैठक के लिए कोई तिथि निर्धारित किए बिना जो है संसदीय मामले में अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का अर्थ है कि मतलब संसद किसी सत्र का समापन बिना जो है निर्धारित किए करना की जो है ना, निर्धारित किए करना की जो है अगली बैठक फिर से शुरू कब होगी उसी को, है ना। और स्थगन की घोषणा करने का जो अधिकार होता है वह स्थगन की घोषणा पीठासीन अधिकारी करता है और बाद में संविधान के जो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके जो है सदन का सत्रावसान करता है। ठीक है, लंबित जो कार्य होंगे विधेयक पर प्रभाव, उसके बारे में बात करेंगे तो सत्रावसान वाले सदन में लंबित सभी विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अधिकांश जो है अभ्यावेदन या जो है नोटिस जैसे प्रश्न हो गया, प्रस्ताव हो गया, संकल्प समाप्त माने जाते हैं। अगले जो सत्र फिर से जो है प्रस्तुत किया जाता है और इसमें कहा गया है कि बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। बैठक के ना दिनों में कह रहा है, बैठक की दिनों की जो कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं हो, कभी भी हो सकता है। ठीक, कितने भी दिन चल सकता है। शून्यकाल है, शून्यकाल में कहा गया यह प्रश्नकाल और दस्तावेज प्रस्तुत करने के तुरंत बाद और किसी सूचीबद्ध विषय पर बहस शुरू होने से पहले की अवधि होती है। यह जो है समय दोपहर 12 बजे के आसपास शुरू होता है, इस वजह से इसे शून्यकाल कहा जाता है। और संसदीय प्रक्रिया के इस काल को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। मामले उठाने की जो प्रक्रिया है इसमें कहा गया संसद सदस्यों को उस विषय का उल्लेख करने या नोटिस प्रस्तुत करने चाहिए जिसे वो उठाना चाहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या सभापति यह तय करते हैं कि किस मामले को उठाने की अनुमति दी जाए या किसको अनुमति ना दी जाए। प्रश्नकाल का बात आता है। प्रश्नकाल में कहा गया है संसद की जो प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल में होता है और मौखिक रूप में जो है लिखित रूप में आप पूछ सकते हैं। आंतरिक प्रश्न में कहा गया है जैसे इसका जो उत्तर होगा वो लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए जो है इसको पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। और इसके अलावा जैसे अगर आप मंत्री से प्रश्न पूछने का टाइम नहीं तो आप टेबल कर दीजिए क्वेश्चन लिख के, वो बाद में आपको जवाब दे देंगे लिखित रूप में। अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न जो है 10 दिन से जो है कम अवधि के नोटिस पर पूछे जाते हैं, इनका उत्तर जो है मौखिक रूप में दिया जाता है ना, व्यवहारिक रूप में। इसके बाद नेशनल ई विधान एप्लीकेशन आया है, इसका क्रियान्वयन संसदीय कार्य मंत्रालय करता है ना। और उद्देश्य इसका देश में जो है 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं की कार्यप्रणाली, यहाँ पे मेरे को लग रहा है गलत लिख दिया, 37 कहाँ हमारे यहाँ, 37 राज्य तो है ही नहीं, है ना। कार्यप्रणालियों को जो है एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुव्यवस्थित और जो है पेपरलेस बनाना, वन नेशन वन एप्लीकेशन की परिकल्पना को साकार करना, 37 की जगह सुधार कर लेना। ठीक है, तकनीकी आधार बताया गया NIC क्लाउड मेघराज पर जो है होस्ट किया गया है। यह सदन के अध्यक्ष को जो है सदन की कार्यवाही सहजता से डिजिटल रूप में संचालित करने में सक्षम बनाता है। वित्त पोषण की बात की गई तो वित्त पोषण यह जो है केंद्र प्रायोजित योजना, इसमें जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है समान रूप से वित्तीय सहायता मिलती है। नागालैंड पहला राज्य था जिसे जो है ना NVA को सफलता, उसके बाद अब हम देखेंगे अगला हमारा लोकपाल है। ठीक, लोकपाल में क्या कहा गया है तो सुर्खियों में क्या होता है इसके बारे में बात किया गया है। लोकपाल की जो है इसमें जो है कार्मिक लोक शिकायत विधि और जो है न्याय संबंधी संसदीय अस्थायी समिति की जो है 145वीं रिपोर्ट में जो लोकसभा की जांच और जो है अभियोजन शाखाओं को जल्द से जल्द क्रियाशील करने की सिफारिश की गई है, उसी के बारे में है। और इसमें स्थापना और उद्देश्य के यह जो भ्रष्टाचार रोधी संस्था है, इसे जो है लोक सेवकों से जुड़े जो भ्रष्टाचार होंगे, मामले होंगे, उनकी जांच करने के मुकदमा चलाने की बात कह दी है इसमें। और यह लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित किया गया है।
इसके अलावा प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बात की गई है। दोनों ने जो है लोकपाल संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। राज्य स्तर पर लोकायुक्त का गठन किया जाता है। इसकी संरचना सभी राज्यों में एक समान नहीं होती है। लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा जो है आमतौर पर संबंधित जो राज्य होंगे, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा के जो विपक्ष के नेता परामर्श इसमें देते हैं। और लोकसभा और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार जो है लोकपाल की जो शक्ति है भारत के सभी श्रेणियों के जो है ना लोक सेवकों पर लागू होती है, जिनमें केंद्र सरकार के जो अधीन कार्यरत वे सेवक भी शामिल हैं जो भारत या विदेश में तैनात रहते हैं। अब उस पर न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष जो है ना भारत के प्रथम लोकपाल थे। ठीक है, प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष 2019 में भारत के प्रथम लोकपाल थे। वर्तमान में लोकपाल जो है न्यायमूर्ति AM खानविलर है ना। काल का पात्रता का बात करें तो कार्यकाल इनका जो है कार्यकाल पदभार ग्रहण करने का जो तारीख हो 5 वर्ष जो है हो या 70 वर्ष की आयु हो, जो पहले हो जाए उसी में ख़त्म। मतलब अगर किसी व्यक्ति का जो है आयु जो है 67 साल है तो वो जो है उसकी आयु 70 साल हो जाएगी तो वो रिटायर हो जाएगा, या उसके साल अगर 65 साल है तो 5 साल अपना पूरा करेगा। ठीक है। लोकपाल का अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद जो है लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, है ना, कि उनको पुनः नियुक्ति किया जाए। अगर लोकपाल का अध्यक्ष या जो है सदस्य सेवानिवृत्त हो गया है वो पद से, तो उसको जो है पुनः जो है हम नहीं इस पद के लिए कर सकते हैं। हालांकि लोकपाल का जो है सदस्य कोई सदस्य लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा यदि सदस्य के रूप में उसका कुल जो है कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं हुआ है। तो अब इसके बाद इसमें कहा गया है अध्यक्ष का बात किया गया। लोकपाल की जो संरचना इसमें बताया गया है कि भारत का वर्तमान पूर्व या जो न्यायाधीश होंगे, है ना, तो इसमें ये गलत बता दिया गया है। इसमें अध्यक्ष में भारत का जो वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश है ना, जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, तो वर्तमान का न्यायाधीश मतलब ये जस्टिस जो अभी सूर्यकांत जी हैं, तो ये गलत है क्योंकि मैंने सर से पढ़ा था तो ये उन्होंने गलत बोला कि वर्तमान का जो होंगे वो नहीं होंगे इसके अध्यक्ष, है ना, पूर्व ही होंगे। और जो है सदस्य होंगे जो कुल 8 सदस्य होंगे जिनमें 50 न्यायिक सदस्य होने चाहिए और कुल सदस्यों में से जो है न्यूनतम 50 सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक और महिलाओं के जो है बीच से होने चाहिए। इसके अलावा न्यायिक सदस्य की जो योग्यता की बात की, यह जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश हो रहा हो या जो है किसी अन्य उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश हो रहा हो तो वो होगा। नियुक्ति का जो है एक चयन समिति की सिफारिशों पर जो है राष्ट्रपति द्वारा, है ना, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति इसकी की जाती है। ठीक। अब उसके अध्यक्षता या जो है सदस्य तो जो अयोग्यताएं निरता है उसकी बात की गई। तो संसद, है ना, या जो है विधानमंडल सदस्य जो है वह संसद या जो है किसी राज्य अथवा जो है केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। नैतिक जो है अधमता के अपराध में जो सिद्ध व्यक्ति, आयु सीमा आयुर्ताएँ बताया गया। तो पदभार ग्रहण करने की जो है तिथि पर जो है व्यक्ति की जो आयु है 45 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और किसी पंचायत या नगर पालिका का सदस्य हो और सेवा से हटाया या जो है पदच्युत या बर्खास्त किया गया व्यक्ति और किसी विश्वास या जो है लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति, है ना, इनको जो है ये अयोग्यताएं निहिताएं इनकी होगी। लोकसभा का जो चयन समिति होगी उसके प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा अध्यक्ष का जो सदस्य होंगे, है ना, और जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश होंगे और एक जो है प्रख्यात न्यायविद होंगे जो मतलब अच्छा ज्ञाता होंगे, जो मतलब जानते होंगे अच्छे से जुडिशरी को। राष्ट्रपति द्वारा उनको नामित किया जाएगा। और लोकपाल के 2 विंग होंगे, एक जांच विंग होगा, एक अभियोजन विंग होगा। तो मुख्य कार्य इनकी संरचना को होगा। जांच विंग जो है उद्देश्य इसका ये है कि किसी भी लोक सेवक द्वारा किए गए ना ऐसे कथित भ्रष्टाचार की प्रारंभिक जांच करना जो मतलब भ्रष्टाचार निवारण का अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय है और समय सीमा इसमें बताया गया 60 दिनों के भीतर, है ना, और इसका जांच का निर्देश अध्यक्षता के में जो है काम करेगी। इसके अलावा निर्देशक में जो है 3 पुलिस अधीक्षकों जैसे एसपी और जो है सामान्य जो है ना और आर्थिक और बैंकिंग साइबर इन लोगों को जो है सहायता प्रदान करेंगे ये लोग। और जो है सिविल प्रक्रिया संहिता के 1908 के तहत जो है
इसके पास जो सिविल कोर्ट की जो शक्तियाँ उनके अंदर होंगी। अभियोजित विंग की बात की, इसका अध्यक्ष जो है अभियोजित निर्देशक होगा। अभियोजन निर्देशक होता है। अभियोजन निर्देशक जो है विशेषता जो है विशेष न्यायालय के जो है समक्ष रिपोर्ट के आधार पर केस दायर होगा इसमें। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो 1988 के तहत जो है दंडनीय किसी भी अपराध के मामले में लोक सेवकों पर मुकदमा चलाया जाएगा, है ना। इसके बाद लोकपाल की जो शक्तियाँ उसकी बात कहा गया है। लोकपाल की शक्तियाँ जांच पर जो है अधीक्षण और सीबीआई सहित जो है ना किसी भी अन्य जो है जांच एजेंसी को जांच के लिए प्रेषित किया जाता है। दस्तावेज और सुरक्षा की बात की गई, जिसमें जो लोक सेवक को जो है ऐसे दस्तावेज सुरक्षा की जानकारी होने से रोकथाम के लिए जो है ना उचित निर्देश जारी करना होता है। सिविल कोर्ट शक्तियाँ बताई गई हैं। इसमें भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जो है ना और सिविल प्रक्रिया संहिता साधारण इसकी ये चीज़ है, ठीक है, देख लेना ये बस यही इतना। भ्रष्टाचार के आरोप की जो जांच के लिए लोकपाल का क्षेत्र अधिकार उसके बारे में बताया गया। तो ये जो है प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्री या संसद सदस्य समूह ABCD के तहत जो है केंद्र सरकार के पदाधिकारी और जो है संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्त पोषित किसी भी बोर्ड, निगम, सोसाइटी या जो है ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष और सदस्य, अधिकारी और निर्देश इसमें। इसके अलावा जो है 10 लाख रुपए से अधिक का जो है विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाली कोई भी सोसाइटी या जो है ट्रस्ट निकाय होगी उसका जो है ना इनको जो है इनके क्षेत्राधिकार में आते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला लेक्चर होगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। यहाँ से हमारा दूसरा लेक्चर अपलोड हो चुका, आप देख लेना। धन्यवाद। जो लोग भी नए हैं वो लोग अगर अच्छा लगा होगा सेशन तो लाइक कर दीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे उसका आंसर भी दे दीजिएगा। बाकी आप लोग को कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।